तो इस पार्ट में हम पिछले पार्ट के आगे से शुरू करेंगे। किसी अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। साको की डेथ हो जाती है। इसके बाद अब यूजी हमेशा सा अकेला सा रहने लगा था। साथ ही उसके दिमाग में बस यही घूमते रहता था कि आखिरकार हर कोई मरने के बाद जाता कहाँ है। लेकिन तभी उसको फाको की वो बात याद आती है जब साको ने यूजी से कहा था कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो कम से कम 5 लोगों की जान ना बचा ले। तो अब उसके लिए उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना था। साथ ही उसके मन में फालतू बातें ना आए, इसलिए वो जीबी के घर रहना डिसाइड करता है। मगर अब जीबी के घर रहते उसे एक दिन साको की एक एडवाइस याद आती है जिसमें साको ने उसे कहा था कि उसे वह चीज़ ढूंढनी चाहिए जिसमें उसे मज़ा आता हो। अब इसके लिए वो एक ट्रिप पे जाता है, मगर ट्रिप के दौरान वो डिसाइड करता है कि उसे भी अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहिए। इसीलिए जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो साको के ग्रेव पर जाता है और उसे कहता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए एक ऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। इसके बाद हम उसी स्कूल के सामने आ जाते हैं। इस स्कूल का नाम मियामा एकेडमी है। साथ ही यूजी की क्लास में उसे मिलाकर केवल 6 स्टूडेंट ही हैं। अब सबसे पहले वो सांची से मिलता है। सांची उसके क्लास की मॉनिटर है, पर वो ज़्यादातर मेड की ड्रेस में रहती है। साथ ही वो चाहती है कि सभी उसे अच्छा समझें और इसी के लिए वो सबकी बात इजीली मान जाती है। फिर सांची के बाद यूजी अमाने से मिलता है। फिर उसके बाद वो मकाने और नीचे से मिलता है और लास्ट में वो यामिको से मिलता है। मगर यामिको उस पर वेलकम ना करते उस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस अटैक से यूजी को कोई चोट नहीं आती। इसके बाद कुछ हफ्ते बीत चुके थे। साथ ही यूजी की बाकी सब से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने होम टाउन जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद अचानक उसे अपने बचपन की बात याद आती है जिसमें वो साची को देखता है और वो यूजी को बुला रही थी। दरअसल साची वही लड़की है जिसके साथ यूजी बचपन में खेला करता था और उसकी सिस्टर काजुकी ने खेलने से मना कर दिया था। इसके बाद यूजी वापस से अपने स्कूल जाता है और आते ही उसे पता चलता है कि साची की बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद यूजी सभी गर्ल्स को क्लासरूम में बुलाता है। साथ ही इसके बाद जब वो क्लासरूम में एंट्री करता है तो साची तुरंत इस बॉम्ब को कवर कर लेती है। दरअसल वो बस सबकी जान बचाना चाहती थी, लेकिन टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो बम नहीं फटता। अब इसके बाद यूजी अकेले में साची को बताता है कि इस बम को उसी ने प्लांट किया था। साथ ही यूजी इस तरह प्रोग्राम किया था कि टाइम पूरा होने के बाद वो अपने आप ही रुक जाए। इसके बाद अब यूजी साची को बताता है कि उसे बहुत टाइम पहले ही पता चल चुका था कि साची वही लड़की है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। साथ ही वो बताता है कि वो साची के होम टाउन में गया था जहाँ उसके अंकल मिले थे। उन्होंने बताया था कि साची के पेरेंट्स की चाइल्डहुड में ही एक्सीडेंट के चलते इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। इसके बाद साची भी उसे बताती है तुमने जब पार्क में आना बंद कर दिया तब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और तो और उसके पेरेंट्स के पास भी उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि वो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। आगे वो बताती है कि उसके 10वें जन्मदिन पर वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। पर जब उसके पैरों से ढूंढते हुए उसके पास आते हैं उसी वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब चीज़ साची के सामने हुई थी, इसलिए इस सबका जिम्मेदार खुद को मानने लगी थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की सिचुएशन ना समझते हुए बस अपने बारे में सोचा। अब इसीलिए वो सभी का काम कर देती है और कोशिश करती है कि वो सभी के लिए एक अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन यूजी उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साथ ही कभी कभार सेल्फिश होना भी बुरी बात नहीं होती। अब यूजी की बात सुनकर साची को थोड़ा अच्छा फील होने लगा था। फिर इसके बाद यूजी साची को उसकी फैमिली फैक्ट्री में लेकर जाता है जहां वो देखती है कि उसके 10th बर्थडे का प्रेजेंट वहां पर रखा हुआ था। दरअसल ये प्रेजेंट साची के पेरेंट्स ने बिजनेस के बीच टाइम निकाल कर रेडी किया था। साथ ही वो साची को उसका सरप्राइज देना चाहते थे। अब वह साची को एक लेटर रखा हुआ दिखता है, ये उसके पेरेंट्स ने लिखा था। इसमें लिखा था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। साथ ही वो साची से माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि वो उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। लेकिन अब उस लेटर को पढ़कर साची बहुत दुखी होती है, पर वो इस लेटर को पाकर बहुत खुश थी। इसके बाद अब यूजी अमाने को अपनी फीलिंग्स बताने का डिसाइड करता है। वो उसे बताता है कि वो अमाने को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर अमाने रोने लगती है। दरअसल बहुत टाइम से अमाने उसे कुछ बताना चाहती थी और वह कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को मैं जानती हूँ, काजुकी उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गई थी। तभी अमाने उसकी सिस्टर को जानती, इस बात से वो अचानक शॉक्ड होता है। तभी उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली बची है उस एक्सीडेंट में। साथ ही अमानी यूजी को बुक देती है जो कि उसने एक्सीडेंट के बाद लिखी थी। अब यूजी उस बुक को पढ़ना चालू करता है तो ये 6 साल पहले की बात है जब काजुकी और उसके दोस्त अपनी बस ट्रिप से लौट रहे थे। तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस खाई में गिर जाती है। अब नीचे गिरने के बाद उसमें से कईयों की जान बच गई थी।
इसलिए वो सभी वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। वो वहाँ पर पहली बार काजुकी और अमाने मिलते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर 1 हफ्ता हो चुका था। साथ ही कई मेंबर को भूख से ही मर गए थे और जो जिंदा थे वो ज़ॉम्बी से कम नहीं थे। इसके बाद अब अमाने और काजुकी उस जंगल से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रात में वो रुक जाते हैं। इससे अमाने बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए काजुकी उसे प्रॉमिस करती है कि उसे प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए जरूरत पड़ने पर काजुकी खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, अमाने को आगे जाने देती है। इसके कुछ दिन बाद अब किसी तरह अमाने को जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो निकल जाती है। उसके बाद हर रोज उसे इंसिडेंट के सपने आते हैं, मगर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अमाने ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझ लिया था। अब इसके बाद यूजी को पनिशमेंट देने के लिए कहती है, लेकिन यूजी उसे मना कर देता है और उसे डायरी देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए जीनी होगी। इसके मतलब में जब तक तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा तब तक तुम मर नहीं सकती। लेकिन अमाने की सारी बातें सुनने के बाद यूजी के मन में डाउट आ गया था कि उसकी बहन कभी भी इस तरह से तो नहीं मर सकती। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद यूजी का एक फ़ोन कॉल आता है जो कि डिवीज़न 1 की तरफ से था। इसमें उसे स्नीपर मिशन दिया जाता है, जिसमें उसकी टारगेट का नाम एथेनागोलो था। अब अपनी पोजीशन लेने के बाद टारगेट को फोकस कर लिया था, मगर तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ओस्लो है। और अब ओस्लो को यहाँ देखकर यूजी बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि ओस्लो ही वो आदमी जिसने यूजी को बचपन में ही गन चलाना सिखा दी थी। इसके बाद अब ओस्लो यूजी की तरफ मुड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। दरअसल वो यूजी से कहकर कोशिश कर रहा था कि अब मैं वापस लौट आया हूँ। इसके बाद उनका मिशन फेल हो चुका था। पर सीआरएस को एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि यूजी ने भी उस अटैक में पार्टिसिपेट किया था। इस कारण से पकड़ लिया जाता है। साथ ही सीआरएस वाले यूजी को एक कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ पर यूजी को एक होलोग्राम मिलता है। ये होलोग्राम काजुकी का था। इस कारण यूजी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। अब वैसे तो उसे पहले ही डाउट था कि उसकी सिस्टर की डेथ नहीं हुई है, लेकिन काजुकी उसे बताती है कि वो बस एक होलोग्राम है जिसको उसे ब्रेन टिश्यू की मदद से बनाया गया है। साथ ही इस चीज़ थेनोस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यूजी से सवाल पूछता है, जिसका जवाब बिल्कुल सही देती है। इसके बाद यूजी को पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि लड़की उसकी बहन ही है। अब ये पता चलने के बाद यूजी काजुकी से सवाल पूछता है कि अगर वो जिंदा थी तो वापस लौटकर क्यों नहीं आई, लेकिन इस पर काजुकी उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वापस लौटकर आ सके। अब वैसे तो इस चीज़ का मतलब यूजी को बिल्कुल समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि वह बिना किसी क्वेश्चन के हर वो काम करेगा जो काजुकी उसे कहेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। फिर इसके बाद काजुकी उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि ओस्लो न्यूक्लियर बम की स्मगलिंग कर रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ना ही होगा। पर यूजी उससे पूछता है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगा, जिस पर काजुकी उसे बताती है कि गवर्नमेंट पहले उन लोगों से बातचीत कर चुकी है, वो हमारी मदद करेंगे नहीं। साथ ही यूजी ओस्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि डोपम प्रोजेक्ट में सिर्फ यूजी ही था जो बच पाया था। दरअसल डोपम प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने बहुत पहले देखा था, तब वो पकड़ा गया था। अब इसके बाद यूजी काजुकी से पूछता है कि उसे करना क्या है, जिसके बाद काजुकी ओस्लो से जुड़ी सारी बातें बताने लगती है और ये भी बताती है कि ओस्लो ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। उसी की वजह से काजुकी के बस का एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही साची के पैर उसी की वजह से मारे गए थे। फिर उसके बाद वो यूजी को ऑर्डर देती है, उसे किसी भी तरह ओस्लो ख़त्म करना ही होगा। साथ ही इन सब के बाद यूजी से माफ़ी मांगती है कि वो वापस लौट कर नहीं आई थी, मगर यूजी उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि मुझे और एपोलॉजी नहीं सुनना। वैसे भी ओस्लो से मेरा पिछला हिसाब किताब बाकी है, बस उसी को वहाँ चुकाने जाऊँगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजी बंधा हुआ है, सीआरएस जैसे जेल वाले रूम में बंद है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है और आकर उसे बताता है कि यहाँ से यूजी को ट्रांसफ़र करा जाएगा एक टेररिस्ट अटैक के ट्रायल के लिए। इसके बाद वो उससे लेकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में यूजी की गाड़ी को कुछ लोग रोक लेते हैं और ये ओस्लो के ही आदमी थे। साथ ही यूजी को जो किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसके हाथ पर एक घड़ी बांध देती हैं जिसमें बम लगा हुआ था, और अगर यूजी या कोई और उस घड़ी को निकालने की कोशिश करेगा तो बम फट जाएगा। अब इसके बाद वहाँ पर सीआरएस का बैकअप गार्ड आ गए थे। तभी वहाँ पर एक स्मोक बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी यूजी सामने देखता है कि सांची उसे बचाने आ गई थी। अब इससे यूजी थोड़ा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उसे बचाने के लिए कोई तो है। इसके बाद अब सांची उस घड़ी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि ये एक बॉम्ब है
तभी वहां पर अमाने और नीची भी आ गए थे और वो चारों एक मिनी ट्रक में बैठकर वहां से भागने लगती है, मगर अभी भी दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। इस कारण उन्हें गाड़ी बहुत तेज चलानी पड़ रही थी। इस कारण एक बार तो चिड़ों गिरते गिरते बचती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर भी आ गया था जो कि यूजे के ऊपर एक्सप्लोसिव बम का यूज कर रहा था। वह तीनों यूजे को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती हैं, मगर इस बीच यूजे बेहोश हो गया था। तो अब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जस्टिन दिखता है। उसे यहाँ पर देखकर उसे यूजी को अपने आर्मी के दिन याद आ जाते हैं। तभी उसे कमरे में गर्ल आती है जिसका नाम जूही था और वो सेंट्रल एजेंसी के हिस्सा थी, लेकिन यूजी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए जूही उसे खुद बताती है कि वो प्रोग्राम की बेटी है। पोल उन्हीं में से एक था जिन्हें यूजी ने मारा था जब वो ओस्लो के लिए काम करता था। वैसे तो जूही ने उस पर गन तान दी थी, लेकिन फिर यूजी कहता है कि वो ओस्लो से हर चीज़ के लिए बदला लेकर रहेगा, जिसके बाद जूही अपनी गन हटा लेती है। इसके बाद यूजी अपनी बहन काजुकी से मिलता है, साथ ही अपने सिस्टर को जिंदा देखकर वो बहुत ज़्यादा से गले लगा लेता है और रोने लगता है। अब इसके बाद यूजी सभी से थैंक्स कहता है और वापस लौट कर जाने के लिए कहता है। तो अब यूजे सीधा ओस्लो की तरफ जाता है, मगर वो उन सभी से प्रॉमिस भी करता है कि वो यहाँ पर नहीं मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह किसी भी तरह जिंदा बचकर जरूर आएगा। फिर इसके बाद अब यूजे जेबी से मिलता है, जहाँ पर जेबी उसे ओस्लो के पास जाने से रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी यूजे ओस्लो जितना ताकतवर नहीं है, इसलिए वो ओस्लो को नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वो साको का स्टूडेंट है, इसलिए वो कभी हार नहीं मान सकता। लेकिन फिर जेबी उसे बताती है कि साको कभी ओस्लो से फाइट में नहीं जीत पाई। वैसे उन दोनों की फाइट सिर्फ एक बार हुई थी, लेकिन उस फाइट की वजह से उसे एक ऐसी बीमारी हुई कि उसकी डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद यूजे को तो एक और रीज़न मिल चुका था ओस्लो को मारने के लिए। अब इसके बाद यूजे ओस्लो की तरफ निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजे ओस्लो के कई आदमियों को एक के बाद एक मारते जा रहा था। उसे अपनी लाइफ का हर एक दर्द यहाँ पर हिम्मत दे रहा था। साथ ही उसने अपनी लाइफ में जितनी भी ट्रेनिंग की थी उसे यहाँ पर काम आ रही थी। तभी यहाँ पर गार्ड की कम्युनिकेशन डिवाइस ओस्लो को आवाज़ सुनाई देती है। अब यूजी ओस्लो से कहता है कि अब वो सीधा तुम्हारे पास मिलने ही आ रहा है। लेकिन अब जब वो बाहर निकलता है तो डोबोंग से मिलता है, जो कि दरअसल डोबोंग एक ह्यूमन रेप्लिकेंट साथी यूजी के जिनसे उसे बनाया गया है। इसके बाद डोबोंग यूजी को 1-on-1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। साथ ही वो यूजी को स्ट्रेंथ बूस्टर भी देता है और इस फाइट को बिल्कुल सीरियस लेने के लिए कहता है। लेकिन अब यूजी उस स्ट्रेंथ बूस्टर को वापस कर देता है। दरअसल ये बूस्टर एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो को किसी को भी कुछ समय के लिए इतना ताकतवर बना सकते हैं जितना ताकत बनने में उसे कई साल लग जाएंगे। अब फाइट स्टार्ट होती है तो डोबोंग किसी तरह यूजी के गले पर वो बूस्टर इंजेक्शन इंजेक्ट कर ही देता है। इसके बाद अब जब डोबोंग अपनी गन से यूजी पर फायर करता है, लेकिन यूजी भी एक गन उठा लेता है और उसका अटैक से बचने लगता है। मगर जब डोबोंग यूजी को बिल्कुल पास से शूट करने वाला था, तभी यूजी बहुत स्पीड से उसकी गन को फ्लिप कर देता है, जिस वजह से डोबोंग को खुद की चलाई गोली लग जाती है। लेकिन जब यूजी उससे मारने वाला था, तभी डोबोंग एक बूस्टर यूज करता है और यूजी के अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद उनमें से फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। साथ ही यूजी हारने लगा था, इसलिए उसके पास कोई दूसरी चांस नहीं थी। इसके बाद वो खुद के ऊपर एक और बूस्टर यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी भी डोबोंग उससे यूजी के जोड़ों पर वार किए जा रहा था। इसके कारण यूजी अपनी हिम्मत खोने लगा था। मगर तभी यूजी को साको की आवाज़ आती है, जिसमें साको से कह रही थी कि खुद खड़े हो जाओ और मेरे लिए फाइट करो। तो उसके बाद यूजी अपनी पूरी पावर लाकर यूज करता है। साथ ही उसने डोबोंग को हरा दिया था। इसके बाद यूजी ओस्लो के कमरे में एंटर करता है, जहां ओस्लो यूजी से पुराने वक्त की बातें करने लगता है, लेकिन यूजी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे ऊपर चाकू से हमला कर देता है। मगर ओस्लो ने भी उसके अटैच को डॉज कर लिया था। इसके बाद ओस्लो यूजी को बताता है कि उसके हाथ पर जो बॉम्ब है वो 5 मिनट में फटने वाला है, इसीलिए उसे चाबी चाहिए तो वही करना होगा जो ओस्लो कहेगा। इसके बाद ओस्लो साको की तलवार उठाता है, यूजी पर अटैक करना चालू कर देता है। साथ ही यूजी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में भी यूजी को बहुत सारे अटैक झेलने पड़ते हैं। इसके बाद अब यूजी खुद के कंट्रोल में नहीं रहता। अब उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ओस्लो उस तलवार को यूजी के पेट में हिट कर देता है। इस कारण यूजी से मुंह से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन यूजी अभी भी हिम्मत करके ओस्लो के करीब आ जाता है और ओस्लो को बताता है कि उसे किसी का खून करने के लिए किसी गन या फायर छुरी तलवार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर यूजी वहाँ से एक पेन उठाता है और ओस्लो के गले पर अटैक कर देता है। साथ ही उसे कहता है कि ये सब उसी ने सिखाया था। इसके बाद अब यूजी साको की तलवार के सहारे वहाँ से निकलकर बाहर आता है, लेकिन अब उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया था।
साथ ही वो बहुत वीक फील कर रहा था क्योंकि उसके शरीर पे ना जाने कितनी चोट लगी थी। लेकिन तभी उसे साको दिखती है जो कि यूजी को कह रही थी कि उसे किसी भी हालत में जीना होगा क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ प्रॉमिस किया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद अब 2 साल बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि शांति से एक प्राइवेट आइलैंड पर बहुत ही खुशी से सभी के साथ रह रहा है। इसी के साथ हमारा एनीमे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।